Hello guys, welcome back. Unlock 1.0. खुश तो बहुत होंगे आप लोग आज। क्यों? देश खुल गया है, होटल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए, शॉपिंग मॉल्स खुल गए, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी खुल गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। वो मेरा दोस्त भक्त है। नहीं, आपका नहीं, भगवान का भक्त है। सो गाइज, बहुत ही सही टाइम पे गवर्नमेंट ने ये अनलॉक 1.0 का फैसला लिया है। हाँ, तो बहुत ही सही टाइम पे अनलॉक 1.0 किया गया है। सही टाइम। लुक एट द ग्राफ मैन, लुक एट द ग्राफ। ओके गाइज, मैं जानता हूं कि इस टॉपिक पे आप सबका एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि अनलॉक 1.0 बिल्कुल ही गलत फैसला है, और आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अनलॉक 1.0 एक सही फैसला है, अब नहीं तो कब। फॉरवर्डेड मैसेजेस। मैंने सोचा कि मैं आपको देता हूं कुछ स्टैट्स और कुछ इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करिए ना। आप वीडियो को एंड तक देखिए और डिसाइड करिए कि क्या अनलॉक 1.0 सही है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये अनलॉक 1.0 सही है। अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए, अब मैं और बकवास नहीं करूँगा एंड सीधा आपको मुद्दे की बात पे ले जाता हूँ। सो गाइज, इतना बड़ा पैंडमिक जिसने इस स्केल पे इन्फेक्शन फैलाया था, वो इससे पहले 100 साल पहले हुआ था, यानी कि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बाद हुआ था वर्ल्ड में, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, जो कि H1N1 वायरस की वजह से हुआ था। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 यानी कि 2 साल के स्पैन में चला था, एंड उसमें वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई थी, यानी कि 50 करोड़ लोग, एंड उनमें से 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी। इंडिया की 6% पॉपुलेशन यानी कि 1.5 से 2 करोड़ लोग इस वायरस से मारे गए थे। वहीं अगर आप आज की, मैं इस वक्त का लाइव अपडेट आपको दे रहा हूँ कि कोरोना वायरस से देखें तो 4-5 महीने के बाद ये स्टैट्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितने इन्फेक्टेड हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई भी और देश विदेश के लीडर हों, तो उन सब के लिए ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उन्होंने किसी ने भी ऐसे इतने बड़े लेवल के पैंडेमिक को नहीं टैकल किया। सो वो जो भी डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस हम टाइम के साथ ही बता सकते हैं कि सही हैं या गलत हैं। जब मैं इन दोनों ही वायरसेस को कंपेयर कर रहा था तो मुझे 5 शॉकिंग सिमिलैरिटीज़ मिली, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ह्यूमन हिस्ट्री से हम जो चीज़ समझ सकते हैं वो ये है कि क्या चीज़ें हमने उस समय सही की थी जिसकी वजह से हम इससे निकल पाए थे, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो गलत थी जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। सो इससे पहले कि वो 5 फैक्ट्स मैं आपको बताऊं, मैं एक जापान में किया हुआ एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे ये पता चलता है कि कोरोना कितनी आसानी से स्प्रेड कर सकता है। जापान में एक ब्लैक लाइट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इसमें एक क्रूज़ पे बुफे डिनर का अरेंजमेंट किया गया था, एंड हर किसी के हाथ पे एक ऐसा लिक्विड लगा दिया था जो नॉर्मली विजिबल नहीं होगा, बस ब्लैक लाइट में ही विजिबल होगा, एंड इसके रिजल्ट्स शॉकिंग थे। ये जो चमकता हुआ लिक्विड जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे कोरोना वायरस पहुँच सकता है, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देख सकते कितनी जगहों पे वो हमको दिख रहा है। हम क्या क्या चीज़ें पकड़ते हैं, जैसे ये रेलिंग, ये डोर नॉब, यानी कि कोई भी चीज़ आप जिसको छूते हैं वो सेफ़ नहीं है। सो अगर आप इस अनलॉक में होटल जाने का, रेस्टोरेंट जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपकी मजबूरी है, आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ ये मान के चलिएगा कि हर किसी को कोविड-19 है। आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना है और अपने हाथ पे पूरा कंट्रोल रखिएगा। ना अपने फेस को टच करिए, ना किसी ऑब्जेक्ट को टच करिए। तो चलिए अब वो 5 सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में आपको पहले बता रहा था, कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू में। सबसे पहला, ये दोनों ही वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं और आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से आपकी डेथ हो जाती है। सेकेंड, दोनों ही केसेस में पावरफुल कंट्रीज़ ने इस न्यूज़ को दबाया था, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर जस्ट ख़त्म हुआ था। यूएस, यूके, रशिया, इन कंट्रीज़ ने इस न्यूज़ को दबा के रखा, एंड बहुत टाइम बाद हमें इस वायरस का पता चल पाया था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड में इतने बड़े स्केल पे फैल गया था। अगर हम इस बार की बात करें तो
इस बार भी चाइना ने इस न्यूज़ को काफ़ी टाइम तक दबा के रखा और WHO को जब तक ये पता चल पाता कि ये ग्लोबल पैंडमिक है और ये इस लेवल का डेडली वायरस है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्शन फैल चुका था। नंबर 3, उस समय भी 1918 में भी इंडिया का मोस्ट अफेक्टेड सिटी मुंबई था और इस बार भी इंडिया का मोस्ट अफेक्टेड सिटी मुंबई ही है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम कोरोना वायरस को स्पेनिश फ्लू से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की मोर्टेलिटी रेट डिफरेंट है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि जितने इन्फेक्शन हुई हैं उसमें से कितने % लोगों की डेथ हो जाती है। तो स्पेनिश फ्लू की अगर बात करें तो ये कुछ 10 से 11% था और अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये 4.4% है वर्ल्ड वाइड। पर अगर आप US का देखें, इटली का देखें, तो इनके जो मोर्टेलिटी रेट्स है ये स्पेनिश फ्लू से डेफिनेटली कंपेयर की जा सकती हैं। आज आपको ये तक पता है कि आपको कितने सेकंड हाथ धोना है। आज आपके पास एक आरोग्य सेतु ऐप है जिस पे आप पता लगा सकते हैं आपके अराउंड कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। आज आप खाना डिलीवर करवा सकते हैं, आप बाहर से राशन मंगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इतना बेटर है, मेडिकल साइंस इतना बेटर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तब हम इन नंबर्स पे हैं। उस समय का आप सोचें कि उस समय माइक्रोस्कोप तक नहीं था, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनको वायरस ही नहीं पता कि ये वायरस होता है। सो गाइज, मेरे हिसाब से तो कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू को डेफिनेटली कंपेयर किया जा सकता है। नंबर 4, गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेनिश फ्लू 3 वेव्स में आया था। जो सबसे पहला वेव था उसमें सबसे ज़्यादा डेथ रेट बूढ़े लोगों की और वीकर इम्यूनिटी वाले लोगों की थी। अगर कोरोना वायरस 2020 का देखें तो इसमें भी, और अगर हम इसको पहला वेव कंसिडर करते हैं तो इसमें भी बूढ़े लोग और वीकर इम्यूनिटी के लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। उस समय भी एक 3 मंथ्स का लॉकडाउन हुआ था, जून से लेकर सितंबर तक, और उस बीच में इंडिया के अराउंड 1600 से 2000 लोग मरे थे, जिसको अगर हम आज की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो वो होता है अराउंड 7000 to 8000 पीपल। आज कोरोना वायरस से टोटल डेथ्स 3 महीने के लॉकडाउन में इतने हो चुके हैं। सो अब 3 मंथ्स के लॉकडाउन के बाद देश को अनलॉक कर दिया गया, जैसा कि इस बार भी हुआ है, देश को अनलॉक कर दिया गया है। इंडिया के लोग जैसे कि वो हैं ही बाहर स्ट्रीट्स पे सेलिब्रेट करने आ गए, वो इस वायरस को बहुत कैजुअली लेने लगे। आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर 6 जून 2020 की है, मरीन ड्राइव की। यानी कि तब के लोगों में और अब के लोगों में कोई डिफरेंस है? इंडिया तब भी कैजुअली ले रहा था वायरस को, इंडिया अब भी कैजुअली ले रहा है वायरस को। तो जब इंडिया ने कैजुअली लेना शुरू किया 1918 में, तो इस वायरस का सेकेंड वेव आया और इस बार ये सेकेंड वेव म्यूटेट कर चुका था। यानी अब वो बूढ़े लोगों को नहीं अटैक कर रहा था, अब वो यंगस्टर्स को अटैक कर रहा था। यानी कि 25 से 35 साल के यंगस्टर्स इससे सबसे ज़्यादा मारे जाने लगे। एंड फिर इंडिया में एक कम्युनिटी स्प्रेड फैल गया, क्योंकि इंडिया तो अनलॉक में था, और उस कम्युनिटी स्प्रेड से सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं स्पेनिश फ्लू में वो सेकेंड वेव में ही हुई हैं। यानी कि 1.2 से 1.5 करोड़ लोग उसी टाइम पे मरे। अब कोरोना वायरस का ये पहला वेव चल रहा है, लेट्स होप कि इसका कोई सेकेंड वेव आए ही ना। पर अगर वर्स्ट केस में इसका सेकेंड वेव आता है एंड वो म्यूटेट हो चुका होता है एंड इंडिया अनलॉक पे है, तो डेफिनेटली कम्युनिटी स्प्रेड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया में आप 50,000 से 1 लाख केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी डे। नंबर 5, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब स्पेनिश फ्लू का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा इल्ज़ाम इंडिया के इनसैनिटरी कंडीशन पे लगाया और वो खुद चले गए माउंटेन्स पे रहने के लिए। यानी कि इंडियन सिटीजन्स खुद अपने ही भरोसे थे। ऐसे में सारे इंडियन सिटीजन्स ने एक दूसरे की बहुत मदद की। जो अमीर थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए एंड इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को पहचाना एंड पूरा देश अपने आप बिना किसी गवर्नमेंट रूल में, बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के, उन्होंने अपने आप को इस पैंडमिक से बाहर निकाला। तो अगर तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में इसको वन वर्ड में मुझे डिफाइन करना है तो वो होगा आत्मनिर्भर, राइट। यानी कि आप गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तब की गवर्नमेंट ने तो हाथ ही खड़े कर लिए थे। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमको सपोर्ट कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है, हमारी बात सुन रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम सब अपना ख्याल रखें। हर एक इंडिविजुअल की जान यहाँ पे बहुत कीमती है एंड हर एक इंसान यहाँ पे जितनी केयर लेगा उतना ही वो कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोक सकता है।
कुछ ऐसे शॉकिंग वीडियोस मुझे देखने को आए जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसको देख के मुझे लगा कि इंडिया बहुत ही कैजुअली ले रहा है इस अनलॉक 1.0 को। आप भी देखिए एक बार प्लीज़। अब आप कहेंगे कि इन लोगों को तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, अगर ऑफिस जाना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ 10% एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है ऑफिस, तो इतनी ज़्यादा भीड़ पहली बात तो हुई ही कैसे? एंड अगर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं तो क्यों उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम नहीं चल रहे? या तो हमको बस के नंबर्स बहुत बढ़ाने होंगे, या फिर हर एक कंपनी को ये ध्यान देना होगा कि वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ऑफिस बुलाएं जिनके पास अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल है। आई एम श्योर इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना रूटीन बदलने के लिए या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए भी ऑफिस जा रहे होंगे। कई ऐसे होंगे जो बिना किसी वैलिड रीज़न के बाहर निकल रहे होंगे। प्लीज़ हिस्ट्री रिपीट मत करिए। एंड यहाँ पे ही यहीं पे बात आती है कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है। एंड वो कैसे कि जो भी जिनके पास अपना व्हीकल है उनको काम अपना बढ़ाना होगा, डबल करना होगा, ताकि वो जो ये अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी मदद कर सकें, उन लोगों को आने से रोक सकें। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने आप की ही मदद कर रहे हैं। अगर ये लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे, तो इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं फैलेगा। सो अनलॉक 1.0 एक बहुत ही रिस्की मामला है। एंड अगर आप कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं एंड अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इतनी सारी रिस्क के बावजूद भी गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? अनलॉक 1.0 क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है? सो मेरे हिसाब से दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अनलॉक 1.0 का रिस्की फैसला लेना पड़ा। सबसे पहला तो है इकोनॉमी। ऑफ कोर्स आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हम लोगों पे, आप पे, मुझ पे बहुत भरोसा कर रहे हैं एंड इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा एक फैसला लिया, इतना रिस्की फैसला लिया है। सो आखिर क्यों ज़रूरी है इतना गवर्नमेंट को इस वक्त इकोनॉमी? तो सबसे पहले एक बेसिक मॉडल की अगर हम बात करें तो अगर आप बाहर जाते हैं, आप खाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप कुछ भी सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करते हैं एंड उसके बदले में गवर्नमेंट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है। आपके घर में जो बिजली आता है, पानी आता है, आपकी गाड़ी जिससे चलती है, पेट्रोलियम, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे तो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यानी कि आप जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वहाँ की जो स्टाफ है उनको सैलरीज देना, पुलिस फोर्स, आर्मी, कितने लोगों के पेंशन चलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशन चलते हैं। तो यानी कि आप हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट के पास अगर इकोनॉमी नहीं होगा तो इन अ लॉन्गर रन वो हमको कोई सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब गवर्नमेंट को हमने कोई इकोनॉमी ही नहीं दिया तो हम उनसे बदले में कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लोग सड़कों पे आ जाएंगे, स्ट्रीट्स में केओस मच जाएंगे, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिजली पानी आपके घर में नहीं आएगा, राशन नहीं मिलेगा आपको। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें तो जो सीरिया की हालत है, अभी इराक की हालत है, जहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास वेपन है और अगर आपके पास खाना पानी है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहते हैं, तो इसी तरह आप सब भी जो जॉब पे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे अपने बिजनेसेस पे जा रहे हैं, आप सब भी एक फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, क्योंकि आप इंडिया की इकोनॉमी को बचा रहे हैं। तो जो दूसरा मेजर रीज़न है वो है हम इंडियन सिटीजन्स से जो लगातार प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। इंडिया में हज़ारों लाखों स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें कई सारे कुक्स काम करते हैं, वेटर्स काम करते हैं। अब 3 महीने के लॉकडाउन में जो मालिक है उसका अगर बिजनेस ही नहीं चल रहा है, उसको इतने बड़े बड़े रेंट पे करने पड़ रहे हैं, उसको इतने सारों की सैलरीज पे करनी पड़ रही है, तो वो कहाँ से ये पैसा लाएगा? तो उसको ये बिज़नेस फिर से रन करना है, तो ये प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर। फिर अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो बॉलीवुड में हम बहुत सारी खबरें ऐसी सुन रहे हैं, जैसे सुसाइड की खबरें आ रही हैं, या फिर हमने एक टीवी एक्टर का देखा जिन्होंने पब्लिकली सोशली पैसे मांग लिए थे पब्लिक से।
फिर अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो जो इतनी सारी एयरलाइंस हैं इंडिया में जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट इतना ज़्यादा है, जिसमें इतने सारे क्रू मेंबर्स हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सबका जॉब कट ऑफ किया जा रहा है। ऑलरेडी अगर हम एक टोटल में बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ जॉब्स ऑलरेडी इंडिया लूज कर चुका है एंड एवरी डे हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं और ये सारा प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने अगर ये अनलॉक 1.0 का फैसला लिया है तो ये हम सब के लिए ही लिया है। सो मैंने अपने सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं, अब आपकी बारी है। आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। मैं आप सबके ओपिनियंस को ज़रूर पढ़ूंगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे हर एक वीडियो के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एंड चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।